दरअसल हमारे देश में अपराध की ऐसी कहानियां दफन हैं जिनके बारे में जानकर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। आज की क्राइम स्टोरी भी ऐसे ही एक शख्स की है जिसने मामूली जिंदगी से निकलकर अपराध की दुनिया में ऐसा आतंक खड़ा किया कि उसके नाम से पूरा इलाका कांपने लगा। उस शख्स का नाम था गौरी शंकर, लेकिन दुनिया उसे ऑटो शंकर के नाम से जानने लगी थी। कभी सड़कों पर ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाला यह आदमी आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिना जाने लगता है। कहते हैं कि हर अपराधी की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब लालच, सत्ता और अपराध एक साथ मिल जाते हैं तो इंसान हैवान बन जाता है। वेल्लोर के एक साधारण परिवार में जन्मा शंकर जब जवान हुआ तो उसकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। पिता परिवार छोड़कर चले गए थे और घर की जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। बेहतर जिंदगी की तलाश में वो चेन्नई पहुंचता है। शुरुआत में उसने साइकिल रिक्शा चलाया, फिर ऑटो रिक्शा चलाने लगा, लेकिन किस्मत की धीमी रफ्तार उसे मंजूर नहीं थी। उसे जल्दी पैसे चाहिए थे और बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसी चाहत ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। दरअसल हर किसी शातिर अपराधी के लिए ये वापसी का दौर है, ये नामुमकिन ही होता है। अब उस दौर में तमिलनाडु में शराबबंदी लागू थी और अवैध शराब की तस्करी खूब फल फूल रही थी। शंकर ने भी इसी धंधे में कदम रखा और देखते ही देखते उसकी पहचान अपराधियों और स्थानीय नेताओं तक पहुंच गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अवैध शराब से भी ज्यादा कमाई जिस कारोबार में है वो है जिस्म फरोशी का धंधा। यह ऐसा धंधा था जिसमें पैसे के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। धीरे धीरे उसने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। अब पुलिस के कुछ भ्रष्ट अफसर, स्थानीय दबंग और प्रभावशाली लोग उसके संपर्क में आ गए थे। अब शंकर सिर्फ एक ऑटो चालक नहीं था, बल्कि अपराध की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम बन चुका था और जो भी उसके रास्ते में आता वो गायब हो जाता। कई लोग लापता हुए, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। शहर की रातें चमकती रहीं और उसी चमक के पीछे मौत का एक सौदागर अपने साम्राज्य फैलाता जा रहा था। उसके पास पैसा आया, ताकत आई, आलीशान मकान आए, महंगी गाड़ियां आई और सबसे बड़ी बात, उसे यह विश्वास हो गया था कि वो कानून से भी बड़ा है। लेकिन अपराध की दुनिया में एक नियम हमेशा कायम रहता है कि जिस दिन अपराधी खुद को अजय समझने लगता है उसी दिन उसके पतन की उल्टी गिनती शुरू होने लगती है। अब 1987 की एक रात ने ऑटो शंकर की कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। उसकी तीसरी पत्नी ललिता, जो एक कैबरे डांसर थी, उसे छोड़कर उसी के एक दोस्त सुदुलाई मुथु के साथ चली गई। यह बात शंकर के अहंकार को बर्दाश्त नहीं होती। वो सिर्फ पति नहीं था, बल्कि खुद को इलाके का बादशाह भी समझता था। उसके लिए यह धोखा नहीं, बल्कि उसकी सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने बदला लेने की ठान ली। उसने दोनों को यह यकीन दिलाया कि वो सब भूल चुका है और समझौता करना चाहता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे मौत छुपी हुई थी। अब अक्टूबर 1987 की एक रात उसने ललिता को अपने घर बुलाया और वहां जो हुआ उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। ललिता की हत्या कर दी गई और उसके शव को घर के भीतर ही दफना दिया गया। इसके बाद उसने उसी घर को एक बूढ़ी महिला को किराए पर दे दिया ताकि किसी को शक ना हो सके। अब कुछ समय बाद उसने सुदुलाई मुथु को भी खाने पर बुलाया, उसे शराब पिलाई, हंसी मजाक हुआ और फिर अचानक उसका गला घोट दिया गया। शव को जला दिया गया और राख समुद्र में बहा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सुदलाई के दोस्त रवि लगातार सवाल पूछने लगे तो वो भी मौत की सूची में शामिल हो गए। रवि को भी मार दिया गया और उसके शव को जमीन में दफना दिया गया। शंकर ने लोगों को बहाने दिए, झूठी कहानियां सुनाई और सबूत मिटाता चला गया। लेकिन अपराध का पहाड़ अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसे हमेशा छुपाना संभव नहीं था। 1988 में उसके सामने 3 और लोग आए, संपत मोहन और गोविंद राज। इनका विवाद पैसों और वर्चस्व को लेकर था। शंकर ने उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया। उन्हें लगा कि समझौता होगा, लेकिन वहां उनका स्वागत मौत ने किया। तीनों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया और शव दफना दिए गए। महीनों तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन एक महिला थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी और वो थी संपत की पत्नी विजया। उसने पुलिस के चक्कर लगाए, शिकायतें दर्ज कराई, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ वो लड़ रही थी उसके संबंध बहुत ऊपर तक पहुंच चुके थे। और आखिरकार उसने हार नहीं मानी
और एक पत्रकार तक अपनी बात पहुंचाई। जब अखबार में खबर छपी तब पहली बार पूरे मामले ने तुल पकड़ा। अब सवाल उठने लगे थे कि आखिर इतने लोग अचानक गायब कैसे हो गए और क्यों हर बार शक की सुई सिर्फ इसी ऑटो शंकर पर जाकर रुकती है। जब मामला मीडिया में उछला तो दबाव इतना बढ़ गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष जांच का आदेश देना पड़ा। अब जांच शुरू हुई और जैसे तैसे परतें खुलती चली गई। पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ते हैं। जिन लोगों को लापता माना जा रहा था वो दरअसल मारे जा चुके थे। पूछताछ के दौरान आखिर वो पल भी आया जब ऑटो शंकर पुलिस के सामने बैठा था। शुरुआत में उसने बचने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उसके झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अब धीरे धीरे उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हत्याओं की बात कबूल कर ली। जांच अधिकारियों को समझ आ गया था कि वो एक किसी साधारण अपराधी से नहीं बल्कि एक ऐसे सीरियल किलर के सामने बात कर रहे हैं जिसने वर्षों तक चेन्नई के एक हिस्से को अपनी निजी जागीर बना रखा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। 20 अगस्त 1990 को ऑटो शंकर अपने कुछ साथियों के साथ जेल से फरार हो जाता है। यह खबर आग की तरफ फैल गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पुलिस की भारी फजीहत हुई, लेकिन आखिरकार कानून का शिकंजा फिर उसके गले तक पहुंच जाता है और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद चेंगलपट्टू सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता है। अदालत में गवाह आते हैं, सबूत पेश होते हैं और अपराधों की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। न्यायाधीश ने साफ कहा कि यह मामला दुर्लभतम अपराधों में से एक है और 31 मई 1991 को ऑटो शंकर और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कई कानूनी लड़ाइयों और अपीलों के बाद आखिरकार 27 अप्रैल 1995 का दिन आता है। सलेम सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के भीतर वो शख्स खड़ा था जिसने कभी खुद को कानून से ऊपर समझा था। कुछ ही देर बाद फांसी का फंदा उसके गले में था, लीवर खींचा गया और दक्षिण भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक की कहानी वहीं के वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसके अपराधों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी है जिसने वर्षों तक उसके अपराधों को नजरअंदाज किया या फिर यूं कहें संरक्षित किया। अगर एक पत्नी अपने लापता पति के लिए लड़ाई न लड़ती, अगर एक पत्रकार सच सामने लाने की हिम्मत ना करता तो शायद ऑटो शंकर का आतंक और भी लंबे समय तक जारी रहने वाला था। यही वजह है कि आज भी जब भारत के सबसे खौफनाक अपराधियों का जिक्र होता है तो ऑटो शंकर का नाम उन कहानियों में शामिल होता है जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए फॉलो करें एमटीवी न्यूज़।